अक्सर जब हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। एक गोली चली, एक राजकुमार की हत्या हुई और बस पूरी दुनिया आग की लपटों में घिर गई। लेकिन क्या सच में इतनी बड़ी लड़ाई की वजह इतनी सीधी सादी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आज हम पर्दा उठाएंगे उन असली वजहों से, उन चिंगारियों से जो इस एक गोली के चलने से पहले कई कई सालों से सुलग रही थीं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1914, तारीख 28 जून, जगह थी साराजेवो, यूरोप का एक उस वक्त तक शांत सा शहर। पर उस दिन इतिहास एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देने वाली थी। यही वो दिन था, यही वो पल था जब वो चिंगारी भड़की जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। हुआ ये कि एक 19 साल के स्टूडेंट जिसका नाम था गैवेरिलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के होने वाले राजा आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी। एक गोली चली और एक पल में सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ एक हत्या, एक अकेली घटना इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो 2 करोड़ से ज्यादा जानें ले ले? क्या एक गोली से सदियों पुराने विशाल साम्राज्य मिट्टी में मिल सकते हैं? जवाब है नहीं। असली कहानी इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। और इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए एक आसान सा तरीका है। सोचिए, वो जो हत्या हुई वो सिर्फ एक माचिस की तीली थी, एक छोटी सी चिंगारी। लेकिन ये चिंगारी गिरी किसके ऊपर? ये गिरी थी डायनामाइट के एक पूरे पहाड़ पर। हाँ, फर्डिनेंड की हत्या वो माचिस की तीली थी। असली वजह तो था वो डायनामाइट का पहाड़ जो पिछले कई सालों बल्कि कई दशकों से यूरोप में धीरे धीरे बन रहा था। ये पहाड़ बना था पॉलिटिकल टेंशन से, देशों की आपसी दुश्मनी से और कुछ बहुत ही खतरनाक विचारधाराओं से। हत्या तो बस एक बहाना बनी, एक आखिरी धक्का। तो सवाल ये है कि आखिर ये डायनामाइट का पहाड़ बना कैसे? इसके लिए हमें 1914 के यूरोप को समझना होगा। ये एक ऐसा यूरोप था जहां बड़े बड़े विशाल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। एक बदलाव की लहर आने वाली थी। देखिए, 1914 का यूरोप आज के यूरोप जैसा बिल्कुल नहीं था। वो समय था एम्पायर्स का, यानी साम्राज्यों का। ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मन, रूसी, ऑटोमन, बड़े बड़े साम्राज्य थे। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सिर्फ गिने चुने देशों में था। ज्यादातर जगह राजाओं और सम्राटों का ही राज था। और इन्हीं साम्राज्यों के बीच, खास करके बाल्कन इलाके में, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की आग बहुत तेजी से फैल रही थी। और उस वक्त 3 सबसे बड़ी ताकतों के लीडर थे। जर्मनी के काइसर विल्हेम द्वितीय, रूस के जार निकोलस द्वितीय और ग्रेट ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। पता है इन तीनों में क्या कॉमन था? ये तीनों आपस में फर्स्ट कजन्स थे, सगे चचेरे भाई। एक तरह से देखें तो ये इतना बड़ा विश्व युद्ध एक फैमिली झगड़ा बन गया था। हत्या के बाद जो हुआ वो बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक सारे देश युद्ध में कूद पड़े। देखिए कैसे। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया। रूस, जो सर्बिया का दोस्त था, उसकी मदद के लिए आ गया। अब जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का साथी था, उसने रूस पर हमला बोल दिया। इसके बाद फ्रांस, जो रूस का साथी था, वो जर्मनी के खिलाफ आ गया। और आखिर में जब जर्मनी ने फ्रांस तक पहुंचने के लिए बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो गया। देखते ही देखते पूरा यूरोप आग की लपटों में था। लेकिन ये जो दोस्ती और दुश्मनी के रिश्ते थे, ये अचानक से नहीं बने थे। ये तो उस डायनामाइट के पहाड़ के 4 बड़े फ्यूज थे जो बस जलने का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहला फ्यूज था मिलिट्रिज्म। इसका सीधा सा मतलब है सैन्यवाद। यूरोप के सभी बड़े देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहे थे। एक तरह से हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। और ये आंकड़े देखिए, 1870 से 1914 तक, यानी लगभग 40 साल में यूरोप की बड़ी ताकतों का मिलिट्री पर खर्चा 4 गुना बढ़ गया। ये सिर्फ तैयारी नहीं थी, ये युद्ध के लिए एक खुला न्योता था। दूसरा फ्यूज था अलायंसेस, यानी गठबंधन। पूरा यूरोप 2 टीमों में बंट चुका था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे, और दूसरी तरफ थी ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे।
इन गठबंधनों ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि अगर दो देशों में झगड़ा हो तो उनके सारे दोस्त भी उसमें कूद पड़ेंगे। तीसरा फ्यूज, इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। यूरोप के ये बड़े देश अफ्रीका और एशिया में जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ये लड़ाई भले ही दूर दराज के देशों में हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से यूरोप में इनके रिश्ते और भी खराब हो रहे थे। और चौथा और सबसे अहम कारण था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। इसके दो पहलू थे। एक तरफ बड़े देशों में एक अंधा देश प्रेम था, ये मानना कि उनका देश सबसे बेहतर है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे साम्राज्यों के अंदर रहने वाले छोटे समुदाय जैसे स्लाव अपनी आज़ादी चाहते थे, अपना अलग देश चाहते थे। और यही वो भावना थी जिसने गैवरिलो प्रिंसिप जैसे नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। तो ये तो हुई राजाओं, साम्राज्यों और उनकी पॉलिटिक्स की कहानी। लेकिन इन बड़े बड़े फैसलों का बोझ आखिर उठाया किसने? इसकी कीमत किसने चुकाई? उन लाखों आम सैनिकों ने, जिनकी जिंदगियां उन खाइयों में, उस कीचड़ में हमेशा के लिए बदल गईं। उस वक्त का प्रोपेगेंडा देखें तो युद्ध को एक शान की चीज बताया जाता था, सैनिकों को हीरो की तरह पेश किया जाता था। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग, बहुत भयानक थी। जैसा कि उस दौर के कवियों ने लिखा, खून की खांसी, जहरीले धुएं, कटे हुए अंग और ऐसी परिस्थितियां जो इंसानियत के नाम पर एक कलंक थीं। महान कवि थॉमस हार्डी ने इस दर्द को बहुत खूबसूरती से अपनी कविता में लिखा है। एक सैनिक सोचता है कि जिस आदमी को मैंने अभी मारा है, अगर हम युद्ध में नहीं बल्कि किसी होटल में मिले होते तो शायद हम दोस्त होते, साथ में बैठकर बातें कर रहे होते। सोचिए, वो एक दूसरे के दुश्मन सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म का रंग अलग था। लेकिन इस नफरत और अंधेरे के बीच 1914 में युद्ध के पहले ही साल कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश हुई जो आज भी याद की जाती है। क्रिसमस का दिन था 1914। वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने अचानक लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए, वो अपनी खाइयों से बाहर निकले, एक दूसरे से हाथ मिलाया, अपने पास जो खाना था वो बांटा, क्रिसमस के गीत गाए, और कुछ देर के लिए वो भूल गए कि वो दुश्मन हैं। ये पल साबित करता है कि आम इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं थी। और यही घटना हमें आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब बड़े बड़े साम्राज्य और उनके नेता युद्ध का खेल खेलते हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? असल में लड़ता कौन है और मरता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 के लिए नहीं बल्कि आज तक हर युद्ध के लिए उतना ही सच है।